हेलो एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 जो हमने छोड़ा था जहाँ से पार्ट 1 में। तो हम आगे से शुरुआत करेंगे। तो लेट्स बिगिन। द नेचुरल रिसोर्स कर्स। हैविंग अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज डज नॉट गारंटी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इसका क्या मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं आप किसी जगह तो वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी कि वहाँ पे पैसे भी बहुत होंगे, वहाँ पे लोग बहुत अमीर होंगे या फिर वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत होगा, ज़रूरी नहीं है। सम रीजन्स रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज कैन एक्सपीरियंस स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, a phenomena economists call the natural resource curse or the paradox of plenty। यानी कि कुछ रीजन्स जो कि बहुत रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो भी कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि एक स्लो जो वहाँ पे डेवलपमेंट है वो कम धीरे धीरे हो। तो इसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्स कर्स या फिर पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, यानी कि जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यानी कि प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये वहाँ का पैराडॉक्स है, वहाँ की मुसीबत है। Put very simply, this means that often having plenty of natural resources does not automatically mean that a country is rich। ये बात अभी हमने डिस्कस करी कि अगर अब किसी कंट्री के पास में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि जितने रिक्वायर्ड हैं उतने हैं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं हो जाता है कि वो कंट्री रिच होगी, उसके पास बहुत पैसे होंगे, ज़रूरी नहीं है। Frequently, economies are unable to develop industries that convert the resources into products of higher value। यानी कि जो भी कंट्रीज़ होती हैं बहुत बार क्या होता है, उनके पास में नेचुरल रिसोर्स तो होते हैं बट उन नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोडक्ट्स में, यानी कि जिस चीज़ को लोग यूज़ करेंगे, जो चीज़ें बेची जाएंगी, जो चीज़ें खरीदी जाएंगी, उनमें कन्वर्ट करने के लिए उनके पास में क्या इंडस्ट्रीज़ ही नहीं होती, वो इतने डेवलप्ड ही नहीं है। तो इस वजह से द चैप्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस बुक विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। और हम आगे इसी बुक में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करके एक चैप्टर आएगा, उसमें हम इस बारे में बात करेंगे। और तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ऑटोमेटिकली अगर किसी कंट्री या किसी रीजन में बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो रिच ही हो या वो बहुत प्रॉस्पर ही हो वो कंट्री या वो रीजन, क्योंकि उस बहुत बार क्या होता है उन इकोनॉमीज़ या उन रीजन्स के पास में वो इंडस्ट्रीज़ ही नहीं होती हैं उन रिसोर्सेज को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। India has generally avoided this curse by investing in the development of such industries to meet our growing needs। और इंडिया इस कर्ज से कैसे बचा हुआ है, क्योंकि हमने उन इंडस्ट्रीज़ में जो कि किसे रिसोर्सेज को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रही हैं, वो जो इंडस्ट्रीज़ उनमें पैसा इन्वेस्ट किया है, उनके डेवलपमेंट में पैसे इन्वेस्ट करे हैं। लेट्स एक्सप्लोर what do you think are the different inputs required to enable the use of the natural resources available in the different geographical areas। यानी कि क्या क्या डिफरेंट इनपुट्स हो सकते हैं जो आपको लगते हैं कि जिस रीजन में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करने में क्या क्या इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि लेबर वर्क, तो लोग लगेंगे, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ लगेंगी उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनकी मॉडिफिकेशन के लिए, उन रिसोर्सेज के ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उनको पहुंचाने के लिए साधन लगेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा। However, the challenge of balancing resource extraction with sustainability remains। Understanding and managing natural resources is a valuable starting point, but human knowledge, good governance, and strategic planning determine whether they become lasting benefits or temporary windfalls। पर ये सब तो ठीक है, पर जो चैलेंज है, अपना मेन चैलेंज जो है, यानी कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, यानी कि रिसोर्स को निकालना और सस्टेनेबल लाइफ जीना, इनके बीच में एक बैलेंस होना, ये एक चैलेंज अभी भी है। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्स इज़ अ वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझना, उनको मैनेज करना एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। पर ह्यूमन नॉलेज, यानी कि हमारी जो नॉलेज है, एक अच्छी गवर्नेंस की कहाँ पे कितना और मतलब कहाँ किस रीजन में कितना एक्सट्रैक्शन होना चाहिए, किस रेट से एक्सट्रैक्शन होना चाहिए, यानी कि गुड गवर्नेंस,
और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में भी यही सभी आएगा कि कितना अपन को किस रेट से कितना एक्सट्रैक्शन करना है। ये डिटरमाइन करती हैं कि वेदर वो जो रिसोर्सेज जो हमें बेनिफिट मिल रहा है, जो हमें फ़ायदा मिल रहा है, वो लॉन्ग लास्टिंग होगा या फिर कुछ मतलब टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी विंडफॉल मतलब जल्दी से पैसे आ जाना और बाद में कुछ भी नहीं। तो लास्टिंग बेनिफिट होएगा या फिर टेम्परेरी होएगा। रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्टीवर्डशिप, यानी कि एक अच्छा से रिस्पॉन्सिबली और वाइजली यानी कि बुद्धिमानी से यूज़ करना नेचुरल रिसोर्सेज को। स्टीवर्डशिप का मतलब क्या होता है कि हम उस चीज़ जो वो चीज़ करता है, जो इस चीज़ का प्रबंध करता है, स्टीवर्ड मतलब प्रबंध करना और स्टीवर्डशिप जो हम कर रहे हैं। Sustaining life on earth requires that we respect nature and use natural resources in a way that enables the restoration and regeneration of renewable resources and the responsible and judicious use of non-renewable ones. अब हम इस अर्थ पे अच्छी लाइफ को सस्टेनिंग लाइफ जो है उसको बनाए रखने के लिए अर्थ पे हमें क्या करना है, हमें रिस्पेक्ट करनी है नेचर की, उसके नेचुरल रिसोर्सेज की। और वो कैसे होएगी, जब हम रिस्टोरेशन करेंगे और रीजनरेशन करेंगे किसका, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका रिस्पॉन्स यानी कि जिम्मेदारी से और जुडिशियस समझदारी से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ क्या करेंगे, उनको रिस्टोरेशन और रीजनरेशन करवाएंगे। फिर scientists studying these aspects have warned that the irresponsible treatment of natural resources has led to pollution, biodiversity loss, climate change, which has been taking place at an increased pace in recent years. अब जो साइंटिस्ट इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्या बताते हैं कि जब हम इसका इररिस्पॉन्सिबल यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को गैर जिम्मेदारी से यूज़ करते हैं, तो अब इस वजह से क्या हो गया है, एक तो पोल्यूशन हुआ है बहुत ज़्यादा, दूसरा बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई है। बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब यहाँ दे रखा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस द डिक्लाइन इन द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हमें पता है बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी कि बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं हमारी अर्थ पे, तो उस वेराइटी का लॉस हो जाना हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस। और तीसरा क्लाइमेट चेंज, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि पेड़ काट दिए तो उस वजह से क्या हो गया, राइज इन टेम्परेचर विच हैज़ बीन टेकिंग प्लेस एट एन इंक्रीज पेस इन रिसेंट ईयर। और ये सब चीज़ें बहुत ही जल्दी होने लग गई हैं अब के टाइम में। रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि हमें सस्टेन करने के लिए लाइफ यानी कि हमारी लाइफ को अर्थ पे रखने के लिए हमें क्या क्या दो चीज़ें करनी पड़ेगी, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का रिस्टोरेशन और रीजनरेशन, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल यूज़। तो हम पहला देखते हैं, रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। Here are two examples of how we are pushing the use of natural resources beyond their capacity to regenerate. अब हम दो एग्जाम्पल देखेंगे जो कि हमें दिखाएंगे कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे यूज़ कर रहे हैं कि वो वापस रीजनरेट नहीं कर पा रहे हैं उस स्पीड से। पहला देखते हैं, many farmers in our country extract groundwater for irrigation purposes. In most states, the extraction rate is greater than the rate at which the water table is replenished. तो बहुत सारे जो फार्मर्स हैं हमारी कंट्री में, बहुत सारे जो किसान हैं हमारी कंट्री के, वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो ज़मीन के नीचे जो पानी होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। किसके लिए, ऑब्वियसली इरिगेशन पर्पजेस के लिए, अपनी फसल में पानी डालने के लिए। तो बहुत सारे स्टेट्स में जो ये एक्सट्रैक्शन की रेट है, ये जो पानी निकालने की रेट है, ये बहुत ज़्यादा है। किससे, उससे जिस रेट से पानी वापस से रिप्लेनिश हो रहा है, पानी वापस से ग्राउंड वाटर लेवल वापस से ठीक हो रहे हैं, उस रेट से बहुत ज़्यादा है। ओवर टाइम दिस डेफिसिट बिल्ड्स अप लीडिंग टू हायर कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड इवेंचुअली टू इट्स अनअवेलेबिलिटी। अब क्या होता है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, बट ओवर टाइम यानी कि बहुत टाइम तक जब ऐसे ही करते रहेंगे, इतनी हाई रेट से हम पानी को एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, तो क्या होगा, डेफिशिएंट हो जाएगा पानी। अब जितना ज़्यादा नीचे पानी जाता जाएगा उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी उसके एक्सट्रैक्शन के लिए, तो इस वजह से उसका क्या हो जाएगा, अनअवेलेबल हो जाएगा वो पानी, है ना। It has been predicted that many of our growing cities
विल रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर सून। और इसी वजह से क्या प्रेडिक्ट हुआ है कि हमारी बहुत सारी जो सिटीज़ हैं, जो ग्रोइंग सिटीज़ हैं, जो डेवलपिंग सिटीज़ हैं, वो सून जल्दी ही ग्राउंड वाटर उनका ख़त्म हो जाएगा। Initiatives to raise groundwater levels have been launched to remedy this. बट अब ऑब्वियसली ये एक अलार्मिंग रेट से जब ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो रहे हैं तो इसकी वजह से रेमेडीज भी लॉन्च हुए हैं, इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, rejuvenation of pond and tank, cutting down on wasteful consumption of water, processing and reusing water are some of the strategies attempted. अब जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि हम कौन से इनिशिएटिव्स ले सकते हैं हम ग्राउंड वाटर लेवल को वापस रेज करने के लिए, पहले की जो प्रैक्टिसेस हैं हम उनको यूज़ में ला सकते हैं। पहली है वाटर हार्वेस्टिंग, कि हम जो रेन वाटर है उसको बचाएं, उसको कलेक्ट करें, उसको सेव करें। दूसरा रिजुविनेशन ऑफ पॉन्ड यानी एंड टैंक्स, जो कि मतलब पॉन्ड जैसे जो खराब हो जाते हैं, जो कि सूख जाते हैं, जिनमें डेब्रिस भर जाता है, उनको हम रिजुविनेट करेंगे, उनको हम वापस लाएंगे, उन्हें हम साफ करेंगे और उन्हें वापस से हेल्दी बनाएंगे। कटिंग डाउन ऑन वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ वाटर, पानी का वेस्टेज हम रोकेंगे। प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग वाटर आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज, और पानी का प्रोसेस करके उसको रीयूज करेंगे, पानी को मतलब साफ कराएंगे, जो गंदा पानी है उसे साफ करेंगे और उसे रीयूज करेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। Similarly, the improper use of chemical fertilizers and pesticides has led to soil degradation. अब एक तो हमने देखा कि कैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर से ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट हो गए। दूसरा क्या है, improper use of chemical fertilizers and pesticides has led to soil degradation, है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को यूज़ करने की वजह से जो सॉइल की जो क्वालिटी है वो कम हो गई, सॉइल डिग्रेडेशन हो गया। अपन यहाँ पे फिगर देखें तो ये यही दिखा रहा है, क्रॉप फेलियर ऑन अकाउंट ऑफ इनजुडिशियस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि क्रॉप खराब हो गई, क्रॉप मर गई। किसकी वजह से? क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज इनजुडिशियसली किया, बिना सोचे समझे किया, बहुत ज़्यादा किया। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कंसिडर्ड सॉइल टू बी पार्ट ऑफ मदर अर्थ। Practices like the use of cow dung and other natural fertilizers, mulching, multi-cropping and so on enabled holistic soil management. पहले के ज़माने में सॉइल को, मिट्टी को मदर अर्थ का पार्ट माना जाता था। तो पहले की जब क्या क्या प्रैक्टिसेस होती थी, जैसे कि काऊ डंग यानी कि गाय का गोबर हम नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते थे। मल्चिंग होती है, मल्चिंग मतलब क्या होता है कि जो ग्राउंड है उसको पत्तियों से कवर कर देना, या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं जैसे कि ऑर्गेनिक कचरा हो गया कोई भी, उनसे कवर करना ग्राउंड को। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, उनका डिग्रेडेशन होगा तो नए मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में ऐड हो जाएंगे, तो उसको अपन मल्चिंग कहते हैं। और मल्टी क्रॉपिंग यानी कि बहुत सारे तरह के क्रॉप्स उगाना, एक ही तरह का नहीं उगाना। इस तरह से क्या होता था, होलिस्टिक सॉइल मैनेजमेंट होता था। We must learn from these practices and apply them in our current situation to prevent further degradation. तो हमें यही प्रैक्टिसेस अब वापस अप्लाई करनी चाहिए ताकि और ज़्यादा डिग्रेडेशन ना हो। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, We need to replenish and rejuvenate our soil. तो हमें हमारी सॉइल को वापस से उपजाऊ बनाने की ज़रूरत है, वापस से उसमें जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स चले गए हैं उनको रेप्लेनिश करने की ज़रूरत है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अ केसलेट फ्रॉम पंजाब। अब हम एक केस देखेंगे पंजाब से, जिसमें हमें बताया जाएगा कैसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ ग्राउंड वाटर का। अ क्राइसिस हैज़ अनफोल्डेड इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ पंजाब वेयर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैव बीन सीवियरली डिप्लीटेड। अब एक क्राइसिस है, यानी कि एक डिलेमा है, एक मुसीबत आई है। कहाँ से आई है? वो आई है पंजाब से। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो सीवियरली डिप्लीटेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। पंजाब वॉज होम टू द ग्रीन रेवोल्यूशन दैट फेड अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन
and contributed to India becoming self-sufficient in food. अब जो पंजाब है, पंजाब जैसी जगह, पंजाब जैसी उपजाऊ जगह, जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन ने अपना जन्म लिया था, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ था, हमारी जो हमारा इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बना था खाने के मामले में, खुद का अनाज खुद उगा सकता था वो। ये सब किसकी वजह से हुआ था? पंजाब जैसी जगह में हुआ था। अब वहीं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कम हो चुके हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है। टुडे द सेम स्टेट फेसेस इश्यूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी। नेचर हैज बीन एक्सप्लॉइटेड बियॉन्ड रीजनरेशन एट लीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। तो क्या हो गया है, आज उसी स्टेट में सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज फेस हो रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी हमें पता ही है कि हम कैसे साथ में रहेंगे उनके। तो नेचर क्यों हुआ है सस्टेनेबिलिटी का इशू? क्योंकि नेचर को एक्सप्लॉइट किया गया है बहुत ज़्यादा, बहुत इतना एक्सप्लॉइट किया गया है कि वापस रीजनरेशन ही नहीं हो पा रहा है, इस रेट से एक्सप्लॉइट किया गया है। However, this concern is not particular to Punjab. It affects many other states. और ये सिर्फ पंजाब में ही नहीं हुआ है, ये बाकी स्टेट्स की भी प्रॉब्लम है। In the 1960s, farmers shifted to high-yielding varieties of wheat and paddy. तो 1960s के दौरान क्या हुआ था, जो किसान थे उन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ वीट एंड पैडी पे शिफ्ट हुए थे, यानी कि जो अनाज है उसकी हाई यील्डिंग, यानी कि ज़्यादा जो प्रॉफिट दे, ज़्यादा जो अनाज दे, वो वाली वेराइटीज़ पे वो शिफ्ट हो गए थे पहले के सीड्स को हटा के। अब जो ये नई वेराइटीज़ थी, these required more water than the traditional seeds and farmers began to extract groundwater to meet this need. अब क्या हुआ कि जब ये हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हमने यूज़ करनी शुरू करी तो इन वेराइटीज़ को ज़्यादा पानी चाहिए था जो कि पहले हम सीड्स यूज़ करते थे उनसे। तो वो पानी कहाँ से आएगा? फार्मर्स ने क्या शुरू किया? ग्राउंड वाटर निकालना शुरू किया। In addition, the supply of free power led to the overpumping of groundwater, a situation still prevalent in much of India today. अब क्या था? फ्री सप्लाई भी मिली पावर की, यानी कि फ्री की बिजली मिल रही है। फ्री की बिजली मिलने से या फिर फ्री पावर सप्लाई से क्या हुआ? ओवर पंपिंग शुरू हो गई ग्राउंड वाटर की, जो कि अभी भी ये सिचुएशन बहुत जगह अभी भी है। Modern farming technique also required the use of chemical pesticide and fertilizers. और इसके ऊपर और क्या बुरी बात हो गई कि जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स हैं उनमें क्या यूज़ होते हैं? केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो कि अगेन सॉइल को डिप्रिशिएट करते हैं, सॉइल के जो मिनरल एंड न्यूट्रिएंट हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। The combined effect of these factors is that the groundwater level in a large part of Punjab has become inaccessible till depths of about 30 meters, and the chemicals from the pesticides and fertilizers have dissolved in the groundwater, causing health hazards. तो क्या हो गया है? इन सब चीज़ों को मिलाने से, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने से, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड यूज़ करने से क्या हो गया है? ग्राउंड वाटर लेवल जो है ना पंजाब में, वो इनएक्सेसिबल हो गया है। कितने तक? 30 मीटर तक पानी नहीं है बहुत जगहों पे पंजाब में। और दूसरी बात क्या हो गया, जो केमिकल्स यूज़ करे जा रहे हैं, जो कि हार्मफुल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं, वो भी सीप हो गए हैं, वो भी सॉइल के नीचे चले गए हैं और वो ग्राउंड वाटर में मिलके उस पानी को भी खराब कर रहे हैं। तो जो पानी बचा हुआ है वो भी खराब हो रहा है। तो ये एक फिगर है, ये क्या दिखा रहा है? एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, जो भी हमने देखा इस तरह से ज़मीन के नीचे से जो पानी है वो निकाला जा रहा है। और दूसरी फिगर है वेट पैडी फील्ड्स की, जो कि दिखा रही है कि यहाँ पे से फसल उगाई जा रही है। Almost 80% of the area of Punjab has been classified as overexploited. In other words, we have drawn water at a rate much greater than at which restoration and rejuvenation of groundwater is possible. 80% यानी कि 80% पंजाब का जो एरिया है वो क्या क्लासीफाई, उसको क्या नाम दे दिया गया है? ओवर एक्सप्लॉइटेड, यानी कि यहाँ पे से बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गई है, बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर जो है एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसका क्या मतलब है कि हमने ग्राउंड वाटर को इस रेट से एक्सट्रैक्ट किया है कि अब वो वापस उसका रिस्टोरेशन और रिजुविनेशन, यानी कि वापस उसको
उसी लेवल पे लाना हो उस ग्राउंड वाटर लेवल को, वो पॉसिबल नहीं है। We can see that food security was ensured for the short term, but the long term consequences will take time and effort to heal. मतलब थोड़े टाइम के लिए तो फूड सिक्योरिटी हमने बचा ली, उसका कंसर्न तो हमने ठीक कर लिया, जो फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस था वो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक हो गया, बट जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस अब हम फेस करने वाले हैं वो बहुत टाइम लेंगे और एफर्ट लेंगे हील होने में। अब हम ये मैप देख सकते हैं, इस मैप में क्या बताया है, वाटर लेवल बता रहे हैं पंजाब के एरियाज की। तो जैसे इंडेक्स है, अपन इस इंडेक्स में देखें डेप्थ ऑफ टू वाटर लेवल, तो ये किस यूनिट में दे रखा है, मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, BGL मतलब बिलो ग्राउंड लेवल। तो जैसे कि हम देखते हैं मोगा, लुधियाना, पटियाला, यहाँ पे 20 to 40 जो डेप्थ हो गई है वाटर लेवल की वो हो गई है। कि जो रेड एरिया है पूरा, जितना भी ये जो पूरा रेड एरिया है ये वाला, ये पूरा इस क्या दर्शाता है कि यहाँ पे जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो बिलो 20 to 40 मीटर हो गया है। और जो डार्क रेड एरिया है ना, ये वाला बरनाटा, ये संगरूर, ये सब जो एरियाज हैं जो डार्क रेड से बने हुए हैं, यहाँ पे बिलो 40 मीटर हो गया, यानी बहुत ज़्यादा हो गया है। जो लाइट पिंक एरिया है जैसे कि फरीदाकोट, भटिंडा, ये एरिया, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे वाटर लेवल क्या होगी, बिलो 10 to 20 मीटर हो गई है। और जो डार्क ब्लू एरिया है जैसे कि ये वाले एरियाज सही हैं। ये वाले एरियाज में वाटर लेवल क्या है, 0 to 2 मीटर। और जो लाइट ब्लू कलर से है यानी कि ये वाला एरिया, ये वाले एरियाज, ये क्या डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर लेवल्स क्या हो गए, 2 to 5 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। और जो बिल्कुल लाइट एरिया है ये वाला यहाँ पे बिलो 5 to 10 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल हो गया है वाटर लेवल। अब ये फिगर है जैसलमेर फोर्ट की राजस्थान में, जो किससे बना हुआ है ये स्ट्रक्चर, ये मिट्टी से बना हुआ है और बाद में वापस रिफर्बिश्ड किससे हुआ था, सैंडस्टोन से। द केस ऑफ सीमेंट, अब हम सीमेंट का केस देखते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट सीमेंट। आवर हाउसेज, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल एंड अदर बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स एंड एयरपोर्ट्स ऑल रिक्वायर सीमेंट। अब सीमेंट के बिना लाइफ इमेजिन ही नहीं हो पाएगी। हम बिना सीमेंट के ना कोई घर होता, ना कोई स्कूल्स होते, ना हॉस्पिटल्स होते, ना कोई और बिल्डिंग होती, जैसे कि एयरपोर्ट, कुछ भी नहीं बन पाता बिना सीमेंट के। तो सीमेंट के बिना लाइफ इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट हैज़ बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। और जो सीमेंट का प्रोडक्शन है यानी कि सीमेंट का बनना है वो क्या लिस्ट हुआ है, वो मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में लिस्ट हुआ है। मतलब सबसे ज़्यादा जो कचरा फैलाती हैं वो है प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। और सीमेंट के बिना तो लाइफ ही नहीं इमेजिन हो पा रही, और सीमेंट का बनना सबसे ज़्यादा पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में आता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन रिलीजेस फाइन डस्ट दैट एंटर्स आवर लंग्स एंड दोज ऑफ एनिमल्स डैमेजिंग देम, settles on leaves of plants decreasing their yield and causes soil and water pollution too। तो प्रोडक्शन, जैसे अब क्यों बोल रहे हैं हम हार्मफुल, बोल तो रहे हैं हम सीमेंट का प्रोडक्शन हार्मफुल है, पर हार्मफुल क्यों है, क्योंकि सीमेंट का बनना फाइन डस्ट पार्टिकल्स को रिलीज करवाता है। बिल्कुल छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे लंग्स में जा सकते हैं, जो कि एनिमल्स के लंग्स में जा सकते हैं, हमें उन्हें हार्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, ये क्या है, पत्तियों पे सेटल हो जाते हैं जाके, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये पत्तियों पे जाके सेटल हो जाते हैं। अब पत्तियों पे सेटल हो गए तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगी, वो रेस्पिरेशन कैसे करेंगी, तो इस वजह से प्लांट्स की जो यील्ड है, उनकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ क्या करेंगे, ये सॉइल और वाटर पोल्यूशन भी करेंगे। द सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड हैज़ क्रिएटेड गाइडलाइंस for cement factories to ensure that the pollution is minimized और एलिमिनेटेड। तो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाला जो बोर्ड है, उसने गाइडलाइंस बनाई हैं ताकि जो सीमेंट फैक्ट्रीज या सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं वो जो पोल्यूशन है वो बिल्कुल कम कर दें या ख़त्म ही कर दें।
In addition, there is a move towards creating alternative materials that reduce pollution. These include the use of traditional materials like stone and mud, new plant based materials, and recycled materials from waste plastic. अब क्या हुआ है, देयर इज़ अ मूव, एक जागरूकता फैलाई गई है क्योंकि सीमेंट इतना हार्मफुल है, उसका प्रोडक्शन इतना हार्मफुल है, तो ऑल्टरनेटिव मटेरियल ढूंढने के लिए एक मूव हुआ है ताकि पोल्यूशन कम हो सके। अब ये कौन से मटेरियल हो सकते हैं, जो पहले के जो ट्रेडिशनल मटेरियल जो पहले भी इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे कि स्टोन, पत्थर, मड, मिट्टी, प्लांट बेस्ड मटेरियल यानी कि जो हम ट्रीज से बना सकते हैं, हम पेड़ पौधों से बना सकते हैं ऐसे मटेरियल, या फिर रिसाइकल्ड मटेरियल जो कि वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकल करके बनाए, तो उससे प्लास्टिक भी कम हुआ और उससे सामान भी बना नया। तो ये एक फिगर है, ये क्या कहती है, अ कम्युनिटी बिल्डिंग इन ऑरोवाइल कंस्ट्रक्टेड बाय ऑरोवाइल अर्थ इंस्टीट्यूट which holds the UNESCO chair for earthen architecture. This modern building is made up of mud using special techniques. अब ये जो बिल्डिंग हमें दिख रही है यहाँ पे, ये पूरी मड से बनी हुई है, स्पेशल टेक्निक यूज करके, पर मड से बनी हुई है। Traditional materials and methods are being combined with modern technological advances to create new materials that are sustainable. The process of production is less polluting, provides local employment, and is designed keeping in mind the climate of the place. तो जो ट्रेडिशनल मटेरियल है, जो पहले के मटेरियल हैं, जो हमेशा से यूज़ करते हुए आए हैं, और जो मेथड्स हैं, अब वो कंबाइन हो रहे हैं, यानी कि जुड़ रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस से, यानी कि जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, आज के ज़माने की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनसे कंबाइन हो रहे हैं टू क्रिएट समथिंग न्यू, नए मटेरियल्स बनाने के जो कि सस्टेनेबल हैं, जिनका जो प्रोसेस है बनने का वो लेस पोल्यूटिंग है, जो कि लोकल है। और अब अगर इंडस्ट्रीज बन रही हैं, कुछ बन रहा है, कोई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट भी होगा। एंड इज डिजाइन कीपिंग इन माइंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, वहाँ का जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, जिस जगह वो बना रहे हैं उसको भी वो ध्यान में रखते हुए चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। वृक्ष आयुर्वेदा इज एन एंशियंट इंडियन बोटैनिकल साइंस दैट फोकसेस ऑन द स्टडी एंड केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। अब एक नाम है वृक्ष आयुर्वेदा, तो ये पौराणिक इंडियन बोटैनिकल साइंस है। बॉटनी क्या होती है, प्लांट की स्टडी होती है, तो ये इंडियन बोटैनिकल साइंस है जो कि स्टडी करती है और केयर करती है प्लांट्स की और ट्रीज की। द टर्म कम्स फ्रॉम संस्कृत विद वृक्ष मीनिंग ट्री एंड आयुर्वेद मीनिंग द साइंस ऑफ लाइफ और हेल्थ। अब अगर हम इस वर्ड को तोड़ें तो इसके दो वर्ड्स हैं, एक आता है वृक्ष और एक है आयुर्वेद। वृक्ष मतलब हमें पता है ट्रीज होते हैं, पेड़ होता है, और आयुर्वेद क्या होती है, साइंस ऑफ लाइफ एंड हेल्थ, यानी कि जिंदगी और स्वास्थ्य की जो साइंस है, जो समझ है, उसे हम आयुर्वेदा कहते हैं। दिस ट्रेडिशनल नॉलेज system dates back several millennia and was formalized in texts such as Surapal's Vriksh Ayurveda around the 10th century CE। तो ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, पहले की जो नॉलेज है, ये बहुत बहुत पहले तक जाती है, और इसको टेक्स्ट में यानी कि लिखा कब गया है, जैसे कि सुरपाल की जो किताब है वृक्ष आयुर्वेदा, जो कि 10th सेंचुरी CE की मानी जाती है, उस टाइम की मानी जाती है। It has elaborate recommendations on the specific plants to be grown on different soil types and provides intricate methods for seed collection, preservation and pre-planting treatment। तो इस बुक में है क्या क्या, ये रेकमेंड करती है कि कौन से प्लांट किस तरह की सॉइल में उगाए जाने चाहिए, उनको सीड कलेक्शन यानी कि जो भी बीज को कलेक्ट करते हैं उसका अच्छे मेथड्स, उन बीजों के प्रिजर्वेशन यानी कि उन बीजों को प्रिजर्व करके रखना, वो खराब कैसे नहीं हुए, और प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट्स यानी कि कोई भी क्रॉप को प्लांट करने से पहले की जो अपन चीज़ें करेंगे उन्हें कहते हैं प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट्स। इरिगेशन टेक्निक्स आर इलेबोरेटरी डिस्क्राइब्ड with recommendations varying according to plant species, growth stage and seasonal condition। दूसरी क्या चीज़ बताई जाएगी, इसमें इरिगेशन टेक्निक्स बताई जाती हैं जो कि डिपेंड करती हैं, ऐसे नहीं सिर्फ एक इरिगेशन टेक्निक है, अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग उस प्लांट की ग्रोथ की स्टेज के लिए, और वो कौन सा सीजन में उग रहा है
उसके हिसाब से अलग अलग तरह की इरिगेशन टेक्निक्स भी बताई जा रही हैं, यानी कि पानी कैसे देना है। इट स्पेसिफाइज पेस्ट मैनेजमेंट strategies through natural repellents and plants that should be grown together। और ये क्या बताती है तीसरी चीज, ये बताता है स्पेसिफिक पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो भी कीड़े होते हैं उन्हें मारने के लिए नहीं, उनको हटाने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, उनको कम करने के लिए नेचुरल रेपेलेंट्स कैसे अप्लाई करें, ना कि हम केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड डालें। इससे बेहतर हम क्या डाल सकते हैं, नेचुरल रेपेलेंट्स डाल सकते हैं, और ऐसे प्लांट्स जो कि साथ में उगाने चाहिए। दिस फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट्स प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग टू मेंटेन सॉइल हेल्थ। अब इस तरह के जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वो जो है प्रैक्टिसेस हैं, ये क्या प्रमोट करती हैं, ये प्रमोट करती हैं क्रॉप रोटेशन, यानी कि अलग अलग तरह के क्रॉप उगाना, मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी कि बहुत सारे क्रॉप्स को साथ में उगाना, जो कि जैसे कि कुछ क्रॉप्स के साथ में लेग्यूम सीड, आपने सुना होगा लेग्यूम क्रॉप्स उगाते हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन जो है सॉइल में वापस से डालते हैं, और इससे क्या होता है, सॉइल की हेल्थ बनी रहती है। वृक्ष आयुर्वेदा also offer advice on proper method of ploughing soil so as to retain soil moisture as well as facilitate the growth of living organism in the soil like fungi, bacteria and earthworm। अब वृक्ष आयुर्वेदा और क्या प्रोवाइड करती है, ये और एडवाइस प्रोवाइड करती है कि हमें किस हिसाब से सॉइल को जोतना चाहिए, ताकि सॉइल का जो मॉइस्चर है, सॉइल में जो पानी है वो रह जाए नहीं, वहाँ सॉइल का मॉइस्चर जाए नहीं, और फैसिलिटेट करे, बढ़ावा दे किसको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, जो कि सॉइल में रहते हैं। और कौन से रहते हैं, जैसे कि फंगाई, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म, ये सारे सॉइल के ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हम एक केस देखते हैं सिक्किम से। अब यहाँ पे देख सकते हैं फिगर क्या दिखा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग दिखा रही है सिक्किम में। पीमा's family farm in Sikkim faced declining yields and mounting debts from expensive chemical input। अब कोई पेमा करके एक जना है जो कि सिक्किम से बिलोंग करता है, उसकी फैमिली ने क्या देखा, उसकी फैमिली ने घटती हुई यील्ड देखी, यानी कि कम पैदाइश देखी क्रॉप्स की, और उस वजह से क्या हुआ, उन पे जो कर्जा था वो बढ़ता चला गया। किस वजह से, क्योंकि उन्हें बहुत महंगे महंगे केमिकल डालने पड़ रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, इन सब के नाम पे उनका बहुत पैसा जा रहा है, और उस हिसाब से उनको यील्ड नहीं मिल रही है, उस हिसाब से उनको क्रॉप्स नहीं मिल रहे हैं, उस हिसाब से उनको पैदाइश नहीं मिल रही है। When the state government announced a policy to promote organic farming throughout the state, Pema's family decided to try। अब जब स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस की कि एक चलो पॉलिसी निकालते हैं, एक मेथड निकालते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो पेमा की फैमिली ने सोचा चलो ये ट्राई करके देखते हैं हम। It was not an easy transition. Initially, the yields dropped as the soil was recovering from years of chemical use। पहले शुरुआत में क्या हुआ, एकदम से इस मेथड को यूज़ करने से उनको प्रॉफिट नहीं मिला, क्योंकि पहले तो धीरे धीरे वो जो मिट्टी है वो अपने आप को रेप्लेनिश कर रही है, वो अपने आप को रिकवर कर रही है, हील कर रही है, इतने सालों से जो केमिकल यूज़ उस पर हुए हैं उससे, तो एकदम से उनको रिवॉर्ड नहीं मिला। The family switched to compost, prepared natural pest repellents using neem and garlic and started growing multiple crops across the year। उसकी फैमिली ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या किया, एक तो वो कंपोस्ट पे स्विच हुए, यानी कि उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करना बंद कर दिया, और जो वो खुद की खाद से बनाते हैं, खुद तो उन्होंने खाद बनाई अपनी पुराने ऑर्गेनिक जो कचरा है उसको करके, और उससे कंपोस्ट बनाया, उसको यूज़ किया। उन्होंने नेचुरल पेस्ट रेपेलेंट यूज़ किया, किससे, नीम और गार्लिक से। ये एक नेचुरल पेस्ट रेपेलेंट है, गार्लिक यानी कि अदरक और नीम है। एंड स्टार्टेड ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स अक्रॉस द ईयर, और वो बहुत सारे क्रॉप्स, अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगाने लग गए साल भर में। आफ्टर अबाउट 5 years पेमा's फार्म वॉज थ्राइविंग, और 5 साल बाद ही पेमा का जो फार्म था वो वापस से अच्छा हो गया, वापस से उनके पास में पैसे आए, उनकी जो क्रॉप्स हैं वो लहराने लगी। शी वॉज एबल टू सेल हर कार्डमम, जिंजर एंड ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स एट अ प्रीमियम प्राइस। और वो जो भी चीज़ें उगाती थी, जैसे कि कार्डमम, जैसे कि अदरक, जैसे कि उनकी जो सब्जियां हैं, वो सब वो बेचने लगी एट अ वेरी हाई प्राइस, एट अ वेरी प्रीमियम प्राइस।
In 2016, Sikkim became a 100% organic state with all of its farmland certified organic. और 2016 में सिक्किम जो है 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया, यानी कि उसके जो सारे एरियाज हैं सिक्किम के वो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कर रहे हैं. The effects were transformational. Local biodiversity flourished with beneficial insects and birds returning. तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही बढ़िया थे. जो लोकल बायोडाइवर्सिटी थी वो बढ़ गई, अलग अलग तरह के जो पहले के जानवर वहाँ रहते थे वो वापस आ गए, अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स थे वो वापस आ गए. टूरिज्म इंक्रीज्ड एज विजिटर्स केम टू सी द ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल. और टूरिज्म भी बढ़ गया, यानी कि दुनिया भर से लोग देखने आ रहे थे कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग का मॉडल हम देखें तो सही क्या है, कैसे है. एंड फार्मर्स इनकम ग्रू बाय 20% ऑन एवरेज. और जो फार्मर्स की, जो किसानों की इनकम थी वो भी 20% बढ़ गई एवरेज. टुडे सिक्किम सर्व्स एज अ ग्लोबल मॉडल demonstrating that an entire region can successfully transition to sustainable agricultural practices while improving both ecological and economic outputs. तो सिक्किम ने प्रूव करके दिखाया कि एक पूरा स्टेट, एक पूरा रीजन ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हो सकता है और उससे बेनिफिशियल चीज़ें ही मिलेंगी, जैसे कि इकोलॉजिकली भी बेनिफिशियल होगा और इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल होगा. Responsible and judicious use of resources. In the case of non-renewables, we need to ensure that we use the resources so that they can last long enough for humanity to find more sustainable alternative. अब renewable resources के टाइम पे तो हमने क्या देखा कि हमें उनका रिस्टोरेशन और रीजनरेशन करवाना है, पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए हम इंश्योर करेंगे कि हमको इस तरह से यूज़ करें या हम उन्हें इतना तो रहने दें कि ह्यूमैनिटी को इतना टाइम मिले कि हम उनके बेटर ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर पाएँ, उनके से ज़्यादा सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स हमें ढूंढ पाएँ. तब तक तो हमें उन्हें बचा के रखना है. फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू मेक द स्विच टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर एज मैनी पर्पजेज एज वी कैन. जैसे कि हमें एनर्जी का एक नया रिसोर्स चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह यूज़ हो सके. अब जैसे एक फिगर है, satellite image of one of the largest solar parks in the world located in Rajasthan. It can generate enough electricity to power about 15% of the current needs of Rajasthan. ये एक सैटेलाइट इमेज है, ये जो पूरी है एक सैटेलाइट इमेज है सोलर प्लांट्स की. वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लार्जेस्ट सोलर पार्क्स है और ये राजस्थान में लोकेटेड है और ये 15% राजस्थान की करंट नीड्स को सप्लाई कर सकता है, इसमें इतनी एनर्जी बनती है. अब हमें क्या देखने को मिल रहा है इसमें फिगर में, सोलर फार्म नियर रायचूर कर्नाटका. और सेम ऐसी सोलर फार्म्स है कहाँ पे, रायचूर कर्नाटका में. द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडियाज लीडरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी. India and France launched the International Alliance for Solar Energy (IASE) in 2015, a coalition of sunshine-rich countries committed to harnessing solar power. अब 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया क्या, इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी, जिसे हम IASE भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. इसमें क्या ये कोलिएशन है किनका, सनशाइन रिच कंट्रीज का, जहाँ पे सनशाइन अबंडेंट है, जहाँ पे धूप अबंडेंट है पूरे साल भर, जो कि कमिटेड है किससे, और वो कंट्रीज किससे कमिटेड है, उस सोलर पावर को हार्नेस करने से कमिटेड है. द अलायंस फोकसेस ऑन कंट्रीज ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर. अभी हमने बताया जस्ट कि ये अलायंस किस पे फोकस करती है, ऐसी कंट्रीज पे जिनके पास में अबंडेंट सनशाइन है, बहुत सारी सनलाइट है और पूरे साल भर है. India has helped channel billions of dollars into solar projects across developing nations, sharing technical expertise and creating affordable financing options. तो इंडिया ने एक लीडिंग यहाँ पे स्टैंड लिया है और बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं इस प्रोजेक्ट में. बहुत सारे नेशंस, अक्रॉस डेवलपिंग नेशंस जो भी डेवलप हो रहे हैं उनको दिए हैं और अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ उनसे शेयर करी है कि क्या कैसे करना है. The Bhadla Solar Park is a symbol of India's solar ambitions, demonstrating how a country can transition from traditional energy sources to renewable alternatives.
और जो भाडला सोलर पार्क है ये एक सिंबल है इंडिया के सोलर एम्बिशंस का। भाडला सोलर पार्क दर्शाता है कि इंडिया डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि कैसे एक कंट्री पुराने एनर्जी सोर्सेस से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे ट्रांजिशन कर सकती है। फॉर इंडियंस दिस अलायंस रिप्रेजेंट्स बोथ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। और हमारे लिए फॉर द इंडियंस ये अलायंस क्या रिप्रेजेंट करती है, एक तो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एनवायरमेंट का ध्यान रख रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे स्विच कर रहे हैं, और दूसरी चीज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इवन एज वी डील विद दीज इशूज वी मस्ट बी माइंडफुल दैट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज including basic ones like water and clean air is often unfair to some sections of society। बट ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी हमें ये जानना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक्सेस यानी कि फैलाव जिस रिसोर्सेज का और उनको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, उन रिसोर्सेज को कौन कौन ले सकता है, ये अभी भी अनइवन है। बहुत सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में बेसिक चीज़ें ही नहीं मिल पाती, जैसे कि पानी, साफ हवा, यही नहीं मिल पाता है। इन सिटीज़ मैनी एरियाज डू नॉट रिसीव एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बहुत सारे शहरों में अभी भी एडिक्वेट अमाउंट में जितना चाहिए उतना और रेगुलर सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर का नहीं मिलता है, जो कि बेसिक नेसेसिटी है। Air pollution caused by industries and excessive use of fossil fuels affect those who are unable to protect themselves from these hazards। और जो एयर पोल्यूशन कॉज होता है किससे, बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज़ के वर्क से, तो वो एयर पोल्यूशन करते हैं, तो ये किसको अफेक्ट करती है, उन लोगों को जो अपने आप को इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। वी मस्ट रिमेंबर आवर रिलेशनशिप विद नेचर एंड एक्ट एज स्टीवर्ड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टूवर्ड रिस्टोरेशन, रीजनरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाननी पड़ेगी वापस कि हमको जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उन्हें रिस्टोरेशन, रीजनरेशन और सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर जाएं। द भगवद गीता रेफर्स टू लोक संग्रह। जो भगवद गीता है वो एक वर्ड देती है, इसका नाम है लोक संग्रह। इसका क्या मतलब है? लोक संग्रह का मतलब है द आइडिया दैट एवरीवन मस्ट ट्रांसेंड पर्सनल डिजायर्स एंड एक्ट फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल। यानी कि सबको अपने खुद के डिजायर्स, खुद को जो चाहिए पर्सनल नीड्स को ड्रॉप करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और सभी की वेलबींग, सभी के अच्छे के लिए सोचना चाहिए। इसे कहते हैं लोक संग्रह। हैज़ द टाइम कम फॉर अस टू कंसिडर दिस सीरियसली। और क्या वो समय आ गया है कि हम ये सब चीज़ें सीरियसली कंसिडर करें, सीरियसली सोचें। Before we move on, natural resources are materials and substances that occur in nature and are valuable to humans। अब हम इस पूरे चैप्टर की समरी देखते हैं जो कि 4 पॉइंट्स में दे रखी है। पहला कि natural resources are materials and substances that occur in nature and are valuable to humans। हमें पता है natural resources क्या होते हैं। पहली बात तो natural का मतलब क्या हुआ कि वो नेचर में अकर हो रहे हैं, मैन मेड नहीं है। और रिसोर्सेज हम उनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दे आर वैल्यूएबल टू ह्यूमंस। सेकेंड, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कैटेगराइजिंग रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल आर यूजफुल कैटेगरीज। अब हमने कैटेगरीज देखी थी बहुत सारी, एक थी किस तरह से हम उन्हें यूज कर सकते हैं, और दूसरी क्या कैटेगरी थी? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की। थर्ड पॉइंट, the resource curse can be overcome through investment in the development of technology and skills। जो रिसोर्स कर्ज के बारे में हमने बात करी की थी कि ज़रूरी नहीं है जहाँ रिसोर्स हो, कंट्री रिच ही हो, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उस कर्ज को कैसे मिटा सकते हैं? उन इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करवा के, वहाँ पे टेक्नोलॉजी और स्किल्स को डेवलप करवा के। फोर्थ पॉइंट, we need to become vigilant about the rate at which we use renewables so as not to over exploit them। तो हमें दृढ़ निश्चय लेना होगा कि हम किस रेट से रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उन्हें ओवर एक्सप्लॉइट ना कर दें, ज़्यादा यूज़ ना कर दें उन्हें। और दूसरी चीज़, जुडिशियस एंड वाइज यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल will enable stretching their use for a longer period of time। और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनका समझदारी से इस्तेमाल करें ताकि हमारे पास में वो ज़्यादा समय तक रह पाए। तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है
और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।